हेलो दोस्तों, हम लोग ग्रुप डी 2018 में पूछे गए प्रत्येक शिफ्ट के विज्ञान के प्रश्नों को डिटेल्स एनालिसिस के साथ सोल्व कर रहे हैं, जिसमें पार्ट 1 में 26 तक हो गया था। 27 से शुरू करना था। जो स्टूडेंट पार्ट 1 नहीं देखे हैं उसको एक बार ज़रूर देख लें। तो हम लोगों को 26 तक हो गया था, 27 से स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्चतम आयनीकरण ऊर्जा है। तो ये जो ऑप्शन में तत्व दिया गया है ये अकेले गैस का तत्व है। तो उच्चतम आयनीकरण जो ऊर्जा होता है वर्ग में ऊपर से नीचे तरफ आने पर घटता है। तो इसका नोबेल गैस का ये होता है क्रम। हीलियम सबसे ऊपर होता है, फिर नियोन होता है, फिर आर्गन होता है, तो फिर क्रिप्टन होता है। तो ऊपर से नीचे तरफ आने पर आयनिक ऊर्जा घटता है। तो सबसे उच्च आयनिक ऊर्जा हीलियम के पास होगा, फिर नियोन के पास होगा, फिर आर्गन के पास, फिर क्रिप्टॉन के पास, फिर जिनोन रेडोन ये सब है, फिर उन्हीं के पास होगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी। चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन में दिया गया है, हीलियम एक अकेले गैस है। हीलियम एक हल्की और अज्वलनशील गैस है। द्रव हीलियम का उपयोग निम्न ताप पर प्रयोगों में निम्न तापीय अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है, 3 विलयनों XY Z के पीएच मान क्रमशः 2, 11 और 7 है। उन्हें हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में लिखें। तो अवरोही क्रम है यानी घटते क्रम में लिखना है। तो पीएच का मान 2, 11 और 7 है। हाइड्रोजन आयन सांद्रता में हम लोगों को लिखना है। तो पीएच बराबर होता है 1 में log H प्लस आयन यानी H प्लस सांद्रण। ठीक है, यानी जिसका पीएच मान जितना ज़्यादा होगा उसका हाइड्रोजन आयन का सांद्रण उतना ही कम होगा। तो सबसे ज़्यादा पीएच किसका है? 11 का है। तो ये जो है सबसे कम होगा। 2 सबसे कम है x का, तो सबसे ज़्यादा x होगा। तो हम लोगों को अवरोही क्रम में लगाना है। तो सबसे बड़, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद छोटा। तो सबसे बड़ इसमें कौन हो जाएगा? x हो जाएगा। फिर उसके बाद 7 है तो 7 Z हो जाएगा। फिर उसके बाद 11 है तो y हो जाएगा। तो x Z y किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में आंसर हो जाएगा। पीएच का होता है 1 में log H प्लस आयन, यानी पीएच जितना ज़्यादा होगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतना ही कम होगा। विपरीत होता है, विलोमानुपाती होता है। इस स्केल पीएच स्केल किसने दिया था? सोरेनसन ने। कब दिया था? 1979 में। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न में दिया गया है, जिस परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता कितनी होती है। तो जिस परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या पूर्ण होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। बाह्यतम कक्षा को ही संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो 8 होते हैं। यदि हम लोगों को संयोजकता निकालना है तो संयोजकता निकालने का फॉर्मूला होता है 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? इसमें पूर्ण है तो 8 हो जाएगा। तो संयोजकता हम लोगों को 8 में 8 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। देखिए, तो संयोजकता दूसरा चीज़ होता है और संयोजी इलेक्ट्रॉन दूसरा चीज़ होता है। संयोजकता निकालने के लिए हम लोगों को 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन करना पड़ता है। आशा करता हूँ आप लोग इसे समझे होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन दिया गया है, जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी फलस्वरूप रासायनिक बंधन बनता है तब उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। सहसंयोजक बंधन के बनने में दो परमाणु इलेक्ट्रॉन के साझेदारी इस प्रकार करते हैं कि निर्मित अणु में प्रत्येक परमाणु एक अकेले गैस का अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका। यहाँ पर न छूट गया है, नहीं पा सका होगा। इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में दिया गया है, मेंडलीव की आवर्त सारणी हाइड्रोजन का स्थान विवादपूर्ण है। आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में दुर्लभ मृदा तत्वों को ही 7 वर्ग
तीसरा के ए में रखा गया है, जो उचित नहीं है। अगला सॉल्यूशन दिया गया है, इनके आवर्त सारणी में धातु अधातु तत्वों के बीच कोई स्पष्ट विभाजन नहीं किया गया है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नियत नहीं किया गया है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुल 9 वर्ग बनाए गए। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, 31 नंबर। अगला प्रश्न दिया गया, ऑक्टेटस का न्यूलैंड सिद्धांत। यहाँ पर होना चाहिए न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल कहाँ तक लागू होता है, कहाँ तक तत्वों का लागू होता है, तो यह कैल्शियम तक लागू होता है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है या परमाणु संख्या कितना होता है, 20। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन दिया गया है, आवर्त सारणी पर वर्गीकृत करने का प्रयास कई विद्वानों ने किया था, जिसमें प्राउड की प्रकल्पना, डोब्रेनर का त्रिक नियम। आगे दिया गया है, डोब्रेनर का त्रिक सिद्धांत, डूमस सममूलक श्रेणी, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, लोथर मेयर का परमाणु आयतन तथा परमाणु भार वक्र, मेंडलीव का आवर्त नियम। तत्वों के इन प्रारंभिक प्रयासों में तत्वों के परमाणु भार को वर्गीकरण का आधार बनाया गया। अष्टक नियम अधिक परमाणु भार वाले तत्वों पर लागू नहीं होता है। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है, किसका प्रयोग कारों में पेट्रोल ईंधन के रूप में किया जाता है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का इथेनॉल। इथेनॉल का प्रयोग कारों में पेट्रोल ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन दिया गया है, एथेनॉल का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। पेट्रोल जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होता है। प्रभाजी आसवन में खनिज तेल को शुद्ध कर डीजल, पेट्रोल, केरोसिन तेल, कोलतार आदि प्राप्त किया जाता है। अगला सॉल्यूशन दिया गया है, पेट्रोल की गुणवत्ता को ऑक्टेन संख्या के रूप में व्यक्त, ये जो है पीवीआई प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है। पेट्रोल की गुणवत्ता को ऑक्टेन संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में सबसे कम सेल है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है, तो मेंडलीव का आवर्त सारणी नहीं होगा। आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोजले ने दिया था, परमाणु संख्या पर आधारित है। मेंडलीव का आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। डोब्रेनर का त्रिक नियम हो गया, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जब पीएच का मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है, जब पीएच 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यानी ये क्षारीय होता होगा। 7 से 14 की तरफ जा रहा है यानी 7 से पार जा रहा है तो ये क्षारीय होता होगा। तो क्षारीय का होता है OH माइनस। क्षारक तो होता है, क्षारक तो वह विलयन है जो OH माइनस सांद्रता की वृद्धि करता है। तो हम लोगों का ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में दिया गया है, जब पीएच का मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो दर्शाता है कि OH माइनस का आयन की सांद्रता में वृद्धि। पीएच का मान 0 से 14 तक होता है। पीएच का मान 7 से अधिक होने पर क्षारीय होता है। पीएच का मान 14 होता है तो सशक्त क्षारीय विलयन होता है, सशक्त क्षारीय विलयन होता है। पीएच का मान 0 होता है तो वह विलयन सशस्त्र अम्लीय होता है। पीएच का मान 6 पर 9 होता है तो वह दुर्लभ अम्लीय होता है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है, किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का कौन एक समान होता है, मतलब कि तत्वों का क्या एक समान होता है जब समान समूह या वर्ग में उपस्थित रहता है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है समान होता है। क्योंकि जब हम निकालते हैं, मान लेते हैं सोडियम का हम निकालेंगे, सोडियम कितना होता है परमाणु संख्या 11, तो सोडियम का निकालेंगे 2, 9 बचा तो 8, 1 बचा तो हो जाएगा तो 1 जो हो गया यहाँ पे, एक जो वर्ग की संख्या हो गई यानी समूह की संख्या, तो एक वर्ग में जितना तत्व होगा जितना का हम निकालेंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन सभी का एक एक ही आएगा। तो हम लोगों का समान वर्ग में जो उपस्थित जितना भी तत्व रहेगा उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर ही रहेगा। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगले
प्रश्न को पढ़ते हैं, इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। इसका सोल्यूशन दिया गया, किसी भी परमाणु का बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा परमाणु ऊर्जा में उपस्थित अन्य इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा अधिक होती है। विभिन्न तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो तो उसके रासायनिक गुणों की समानता पाई जाती है। अगला सॉल्यूशन में दिया गया है कि इस तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या आवर्त सारणी में उस तत्व की वर्ग की संख्या के बराबर होती है। हम पहले ही बताए थे आप लोगों को, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न, 37 नंबर दिया है, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता पूछा है, कितना होता है। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है नाइट्रोजन का, 7। जब इसको हम निकालेंगे संयोजकता, तो पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, तब संयोजकता निकालने के लिए 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन घटा देंगे। तो यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले 2 निकालेंगे तो 5 बचा, तो 5 लिख देंगे। अब 8 नहीं घट सकता है तो 5 ही लिख देंगे। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन हम लोगों को निकल गया। अब संयोजकता निकालना है, तो संयोजकता का सूत्र होता है 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी में कितना निकल गया हम लोगों का, 5। तो संयोजकता यहाँ से कितना हो जाएगा, 3। 3 किस में है, डी में है, तो डी हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन दिया गया है, अपने निकटस्थ अभिक्रिया गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था प्राप्त करने में किसी परमाणु द्वारा त्याग या ग्रहित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं। किस तत्व की संयोजकता उसके परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एल कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो कक्षा की संख्या कितना होता है, 7 होता है। तो कौन कौन होता है कक्षा की संख्या, के होता है, एल होता है, एम होता है, एन होता है, ओ होता है, पी होता है, क्यू होता है। तो एल पूछ रहा है, तो एल कब है, 2 पर है। इसका सूत्र निकालने का होता है 2n²। तो 2 पर होता है, तो 2 को एन के मान 2 रखेंगे तो 2 और 2 को स्क्वायर करेंगे तो 4, यानी 8 हो जाएगा हम लोगों का एल कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8। 8 कितने दिया है, सी में, तो सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। एक सा सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन दिया गया, नाभिक के सबसे निकट वाले सेल n=1 को के, इसके बाद सेल n=2 को एल, ऐसे ही आप लोग कर लीजिएगा। 7 तक होता है तो 7 में n=7 हो जाएगा। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, यहाँ से 38-39 नंबर। उनतालीस में दिया गया है, जब तत्व को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो पहले तत्व के गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं। संगीत के नोट्स की तरह सा इस नियम को जाना जाता है। तो ये कितने दिया था, अष्टक नियम किसने दिया था, तो न्यूलैंड्स दिया था अष्टक नियम। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में दिया गया, अष्टक नियम अधिक परमाणु भार वाले तत्वों पर लागू नहीं होता है तथा अक्रिय गैसों की खोज हो जाने पर नवम तत्व के यह त्रुटिपूर्ण है। डोबरेनर का त्रिक सिद्धांत कुछ ही तत्वों तक सीमित रहने के कारण विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त नहीं कर सकता। अगला सॉल्यूशन में दिया गया है, डोमा का सममूलक श्रेणी में त्रुटि होने के कारण त्याग दिया गया। मेंडलीव के आवर्त सारणी का आधार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है क्योंकि इसकी जानकारी नहीं है। अगला प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है। पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है, ये होता है एसिटिक अम्ल। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में दिया गया है, विद्युत आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। आयन 2 प्रकार के, धन आयन और ऋण आयन। सभी धातु तत्वों के आयन धनायन होते हैं, केवल हाइड्रोजन और अमोनियम को छोड़कर। सभी धातु तत्वों के आयन जो है धनायन होता है, केवल हाइड्रोजन और अमोनियम को छोड़कर। सभी अधातुओं का आयन ऋणायन होता है। आगे देखते हैं,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग अम्लराज बनाने में, रंग एवं औषधियों के निर्माण में होता है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग अम्लराज बनाने में, उर्वरक निर्माण, प्रयोगशाला में अभिकारक के रूप में आदि में होता है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व कौन है? इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम के परमाणु संख्या कितना होता है? 20। तो जब हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पहले 2 निकालेंगे तो कितना बचा? 18। फिर 8 निकालेंगे तो कितना बचा? 10। फिर 8 निकालेंगे तो कितना बचा? 2 हो गया यहाँ से। तो ये जो है, ये आप लोग को हम बताए थे कि जितना अंक ये जाएगा ये आवर्त का संख्या होता है, और जो लास्ट में बचता है वो वर्ग का संख्या होता है। जो स्टूडेंट हमारा पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें हम बताए थे लास्ट वाला वर्ग होता है और जितना बार गया है वो आवर्त होता है। तो 4 बार गया है तो आवर्त की संख्या 4, और 2 लास्ट में बच रहे हैं यानी दूसरा वर्ग में है, तो कैल्शियम ही है ऐसा तत्व। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है, एल्कोहल और एथिल अल्कोहल के आणविक द्रव्यमानों में कितना का इकाई है? ठीक है, तो एल्कोहल का सूत्र कितना होता है? C2H5OH। ठीक है, एथिल अल्कोहल का सूत्र कितना होता है? C2H5OH। इसमें तो कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि एथिल अल्कोहल और एल्कोहल का सूत्र समान होता है। यहाँ पर मिस प्रिंट दिया गया है, यहाँ पर मेथिल अल्कोहल होना चाहिए। तो मेथिल अल्कोहल का सूत्र कितना होता है? CH3OH। CH3OH। एल्कोहल का सूत्र कितना होता है एथिल अल्कोहल का? तो C2H5OH। इसका जब हम लोग परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे तो C का होता है 6, तो दुगुना कर देंगे तो 12 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो 3 एकम 3 हो जाएगा यहाँ से। ऑक्सीजन का 8 होता है तो दुगुना कर देंगे 16 हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 होता है तो यहाँ से कितना निकल जाएगा? 12 3 15, 15 6 31, 31 1 32 हो जाएगा, इसका 32 हो जाएगा। अब इसका निकालते हैं C2H5OH का। यहाँ से 6 दूना 12, दूना के 24, 2 परमाणु है तो 24, यहाँ से 5, 24 5 29, 29 और 16, 29 16 कितना हो जाएगा? 29 और 16 45, 45 1 46, तो 32 46 में ले जब हम 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 14। 14 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों का सी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19, इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। हम आप लोगों को बताए थे कि परमाणु द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। परमाणु द्रव्यमान को हम जेड से सूचित करते हैं, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिलाकर परमाणु द्रव्यमान होता है। तो परमाणु द्रव्यमान हम लोग को दिया है 39। अब पोटेशियम की परमाणु संख्या जो होता है प्रोटॉन की संख्या होता है, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या दिया है 19, तो यहाँ से न्यूट्रॉन कितना निकल जाएगा? 20। तो 20 किस में दिया है? डी में। डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। सोल्यूशन इसका देख लेते हैं। सोल्यूशन में दिया गया है, कैल्शियम प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, इसका द्रव्यमानक 851 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 1439 डिग्री सेल्सियस होता है। कैल्शियम का अपेक्षिक घनत्व 1.55 होता है। यह अम्लों से प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न में दिया गया है, 2O ऑक्सीजन के 2 किसको निरूपित करता है? यहाँ पर O2 होना चाहिए। तो ऑक्सीजन के जो ये 2 है ये परमाणु को निरूपित करता है, इसे परमाणु कहते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में दिया गया है, ऑक्सीजन का परमाणु 8 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 15.999 होता है, लगभग 2 के बराबर होता है। परमाणु संख्या के लगभग 2 के बराबर होता है। ऑक्सीजन को आवर्त सारणी 16 में रखा गया है। ऑक्सीजन को प्रकृति अनुचुंबकीय होती है, ठीक है, यानी ये चुंबक को प्रतिकर्षित नहीं करता है, अनुचुंबकीय इसकी प्रकृति है। इसके अणु द्विपरमाणित होते हैं, द्विपरमाणित मतलब O2 होता है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं।
अगला प्रश्न में दिया गया निम्नलिखित में से किस विकल्प का गलनांक और क्वथनांक सबसे अधिक होता है? तो ये हो जाएगा कार्बन। कार्बन गलनांक और क्वथनांक सबसे अधिक होता है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। कार्बन पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध पदार्थ है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। लिथियम सबसे प्रबल अपचायक है। लिथियम सबसे प्रबल अपचायक है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 45 हो गया 46 में दिया गया है हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से किस समूह द्वारा जुड़ा होता है? तो ये हो जाएगा मेथिलीन समूह। मेथिलीन समूह से जुड़ा होता है। इसका सलूशन देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जो रटने वाला चीज़ है वो तो आप लोगों को रटना होगा, जो समझाने वाला चीज़ है मैं उसको समझा दूंगा। ठीक है, इसका सलूशन देख लेते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाले कार्बनिक यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर बना होता है। हाइड्रोकार्बन 2 वर्गों में बांटा जाता है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन पैराफिन भी कहा जाता है। एसिटिलीन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन या एल्काइन कहलाते हैं, जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंध होता है। इसका सामान्य सूत्र CN2N-2 होता है। ये होता है एल्काइन का। सबसे सरल एल्काइन एसिटिलीन या एथाइन है, जिसका सूत्र है C2H2। यानी जब हम एक रखेंगे तो ये आ जाएगा, यानी सबसे सरल हो जाएगा। एक सबसे सरल नहीं होता है, एक तो सबसे सरल ही है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है डोब्रेनन उन समय अज्ञात तत्वों से केवल किस त्रिक को पहचान सके? 3 सिर्फ पहचाना था। इसका सलूशन देख लेते हैं। डोब्रेना का त्रिक सिद्धांत कुछ ही तत्वों तक सीमित रहने के कारण विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त नहीं कर सका। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम अधिक परमाणु भार वाले तत्वों पर लागू नहीं होता था। लोथर मेथर ने परमाणु आयतन तथा परमाणु भार वक्र सिद्धांत आवर्त सारणी के संबंध में दिया था। इसका और सॉल्यूशन डोमा ने सममूलक श्रेणी सिद्धांत में परमाणु भार को ही आवर्त सारणी का आधार बनाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? उस समय 63 गो तत्व ज्ञात था। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में दिया गया है वर्तमान में कुल तत्व ज्ञात 118, प्रकृति में प्राप्त तत्व 98, कृत्रिम तरीके से निर्मित तत्व 20, धातुओं की संख्या कितनी है? 91। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 49 नंबर। धातुओं की संख्या कितनी है? 27। सबसे हल्का तत्व कौन है? हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व कौन है? हाइड्रोजन। और 2 नंबर पर कहेगा गैस सबसे हल्का तो हीलियम होता है, हीलियम। सबसे हल्का धातु कौन है? तो लिथियम। सबसे भारी तत्व कौन है? ओस्मियम। सबसे कठोर प्लेटिनम होता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? तो यौगिक वो होता है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो पानी जो है 2 तत्वों से मिलकर बना है H2O, तो इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। अमोनिया भी NH3 होता है, तो इसमें नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन सिर्फ केवल शुद्ध इसमें तत्व ही है क्लोरीन, तो ये हो जाएगा, ये यौगिक नहीं है। एक होता है मिश्रण। तो मिश्रण वो होता है जिसका कोई सूत्र नहीं होता है, जैसे हवा। तो हवा का क्या सूत्र होता है? हवा का कोई सूत्र नहीं होता है। आप लोग O2 कहेंगे तो O2 तो ऑक्सीजन का सूत्र होता है, हवा का थोड़ा होता है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में दिया क्लोरीन एक हैलोजन समूह का तत्व है। क्लोरीन का प्रयोग फॉस्जीन, मास्टर गैस,
ल्यूसाइड जैसे विषैले गैस के उत्पादन में होता है। अमोनिया और नाइट्रोजन परऑक्साइड नाइट्रोजन का यौगिक है। जल एक यौगिक है जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है उस यौगिक का नाम क्या है जिसे सूत्र Al2SO4 2 3 द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो इसका सूत्र नाम होता है एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन दिया गया एल्यूमिनियम सल्फेट को हेयर सॉल्ट कहते हैं। इसका प्रयोग कपड़ों की छपाई और रंगाई में रंग बंधक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग फिटकरी बनाने में भी किया जाता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र AlOH3 होता है। एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रक्रिया से मीथेन गैस बनता है। ये जो है बीपीआई है, कभी कभी पूछ देता है कि एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या होता है, तो मीथेन गैस की प्राप्ति होती है। अगला सॉल्यूशन में दिया गया है पोटास एलम का सूत्र K2SO4 Al2SO4 3 × 24H2 होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम लोग इसको पार्ट 3 में कवर करेंगे। धन्यवाद।